नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीएस हिट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसका जो हमारा पिछला एक लेक्चर आया था जिसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो व्याख्या है विस्तार से देखी थी, और आज के इस लेक्चर में जो है हम वो इसके PYQ देखेंगे और जो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान, प्रश्न नंबर 1 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो वो आपका प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था? तो उसे इन तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना गैर न्यायिक है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है यदि यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है? तो भारतीय यानी संविधान जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो है वो उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये आपका अधिनियमित हुआ था 1976 यानी 1976 में हुआ था। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मूल भारतीय संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन, यानी अंग्रेजी में किसने लिखा था? मूल भारतीय संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन किस सुलेख द्वारा किया गया था? सुलेखक द्वारा किया गया था। तो यानी मूल भारतीय संविधान जो था उसका उसे अंग्रेजी में किसने लिखा था?
तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान के मूल हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? यानी भारतीय संविधान जो था उसका हिंदी में अनुवाद या हिंदी में संस्करण किसने लिखा था? वो लिखा था वसंत के वैद ने। वसंत के वैद ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान को चित्रों और कलाकृतियों से सजाने का मुख्य कार्य शांत निकेतन के किस प्रमुख कलाकार को सौंपा गया था? यानी वो किसे सौंपा गया था? वो नंदलाल बोस को, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। संविधान की प्रस्तावना पृष्ठ का हस्त निर्मित डिजाइन और सजावट किसने की थी? जो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसका जो पृष्ठ पेज था उसे हाथों से किसने डिजाइन किया था और उसकी सजावट की थी? किसने किया था? वो बी ओहर राम मनोहर सिन्हा ने। बी ओहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर 13 कहा गया है कि संविधान के भाग 1 जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है की शुरुआत किस प्राचीन कलाकृति से होती है? तो किससे होती है? वो आपका होती है मोहनजोदड़ो की वृषभ यानी बैल मोहर से होती है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी जब शुरुआत जो भाग भारतीय संविधान है उसका जो भाग 1 है उसकी शुरुआत जो है वो प्राचीन काल के मोहनजोदड़ो की वृषभ बैल की मोहर से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 जिसमें कहा गया कि संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है के आरंभ में कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? यानी जो नागरिकता है भाग 3 उसकी जो शुरुआत होती है तो वो किस चित्र से प्रदर्शित किया गया है उसे जो है वो उसको वैदिक आश्रम से गुरुकुल का दृश्य दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं किस महाकाव्य का दृश्य उकेरा गया है? भाग 3 में किस महाकाव्य का दृश्य उकेरा गया है? तो इसमें आपका रामायण का दृश्य उकेरा गया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो कि भाग 4 में दिए गए हैं के आरंभ में कौन सा दृश्य चित्रित है? तो डीपीएसपी की स्टार्टिंग से पहले कौन सा चित्र दर्शाया गया है? तो वो आपका भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए महाभारत में जो उपदेश दिया था उसका चित्रण किया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संविधान के भाग 5 जिसमें संघ का प्रावधान किया गया है कि शुरुआत किस ऐतिहासिक दृश्य से होती है? तो वो आपकी होती है भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसके चित्रण से शुरुआत होती है भाग 5 की, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संविधान के भाग 6 जिसमें राज्य का प्रावधान किया गया है कि प्रारंभ में किस तीर्थंकर को ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है? यानी भाग 5 की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले किस तीर्थंकर के ध्यान मुद्रा को दर्शाया गया है? वो आपका दर्शाया गया है महावीर स्वामी की ध्यान मुद्रा को, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है कि
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र संविधान के किस भाग में उकेरा गया है? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका चित्र जो है संविधान के किस भाग में उकेरा गया है? तो वो आपका भाग 10 में उकेरा गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संविधान के भाग 14 जिसमें संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं में किस मुगल सम्राट का दरबार चित्रित किया गया है? तो भाग 14 में जो है वो अकबर के दरबार को चित्रित किया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के भाग 19 जिसमें प्रकीर्णन का प्रावधान किया गया है में किस महान भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी का चित्र दर्शाया गया है? तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इसमें कहा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विहंगम दृश्य भारतीय संविधान के किस भाग में चित्रित किया गया है? तो ये आपके भाग 20 में चित्रित किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 21 यानी 21 में भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है में किस परिदृश्य को दर्शाया गया है? तो उसमें जो है रेगिस्तान का दृश्य ऊंटों के काफिले के साथ दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। संविधान की प्रस्तावना के चारों कोनों पर हस्त निर्मित बॉर्डर में किन 4 जानवरों को चित्रित किया गया है? तो इसमें किसे चित्रित किया गया है? इसमें आप बैल को चित्रित किया गया है, हाथी और घोड़ा और शेर को चित्रित किया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस तिथि को सुनाया गया था? तो वो आपका 24 अप्रैल 1973 को, यानी 24 अप्रैल 1973 को सुनाया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 जिसमें कहा गया कि केशवानंद भारती मामले की सुनवाई के लिए भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी पीठ का गठन किया गया था। इसमें कितने न्यायाधीश शामिल थे? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो बेंच बैठी थी उसमें कितने लोग शामिल थे? उसमें लगभग 13 लोग शामिल हुए थे, यानी 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने? 13 जजों की बेंच बैठी थी। जजों की संख्या कितनी थी? इसमें 13 थी, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो वो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में जो है वो प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया कि केशवानंद भारती मामले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब केशवानंद भारती मामला चल रहा था, सुनाया गया था, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी थे। एस.एम. सिकरी थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। इसमें क्या कहा गया है कि केशवानंद भारती मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के किस बहुमत से पारित किया गया था? किस बहुमत से पारित किया गया था?
तो वो आपका 7:6 के बहुमत से पारित किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को शून्य करने के लिए लाया गया था? तो वो गोलकनाथ केस को शून्य करने के लिए लाया गया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसमें एक ऑप्शन छूटा है तो इसको रहने देते हैं तुक के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। इसमें क्या प्रश्न नंबर 32, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ मामले को लोकप्रिय रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ मामले को जो है वो प्रिवी पर्स केस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। रुस्तम कावासाजी कपूर बनाम भारत संघ 1970 का प्रसिद्ध मामला किससे संबंधित था? तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में क्या संशोधन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया है कि क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा, जिसमें कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है वो संविधान संशोधन को न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा के दायरे में पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था, इसका प्रावधान किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें कहा गया है कि 1931 के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत का पहला समाजवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो कराची अधिवेशन था, यानी 1931 का कराची अधिवेशन था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो वो भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो एक में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। प्रश्न नंबर 37। संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? तो वो आपके अनुच्छेद 3 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से किसी भी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है